हेलो एवरीवन। आज हमारा जो टैली का कोर्स है उसमें का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हमारा आज का लेक्चर होने वाला है। टैली एक सॉफ्टवेयर है, ये तो मैंने आपको बताया। उससे अगर आप, मैं जैसे बता रही हूँ वैसे यूज़ करोगे तो समझ में तो आएगा, बट जहाँ पे बात आ जाती है इंडिपेंडेंटली अकाउंटिंग मेंटेन करने की, आपको उसके पहले अकाउंटिंग के टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। अकाउंटिंग के कुछ रूल्स होते हैं उसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखा जाए तो ये जो टॉपिक से ये आ जाता है अकाउंटिंग के अंदर। हम सीख रहे हैं टैली, लेकिन टैली में काम क्या होता है, मेन जो काम है वो है अकाउंटिंग का। तो उसे स्टार्ट करने के पहले आपको ये टर्म्स का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऑलरेडी कॉमर्स बैकग्राउंड के हो तो आपको शायद हो सकता है कि ये सारे टर्म्स एंड रूल्स पता हो, लेकिन ऐसे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कि जो कि कॉमर्स के बैकग्राउंड के नहीं है बट फिर भी वो अकाउंटिंग सीख रहे हैं, तो उनके लिए ये टर्म्स एंड रूल्स बनाना ज़रूरी था एंड उन्हें ये एक्सप्लेन करना ज़रूरी था। तो आप अगर कॉमर्स बैकग्राउंड के भी हो तो आपके लिए ये एक रिवीजन हो सकती है, क्योंकि हम इसे जो समझा रहे हैं वो आप अपनी, हमने जो बुक में 11th-12th में पढ़ा था वैसे नहीं है। हम प्रैक्टिकली जो यूज़ होते हैं वैसे उस हिसाब से मैं आपको समझाने वाली हूँ विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हम आज बात करने वाले हैं अकाउंटिंग टर्म्स के ऊपर, कि टर्मिनोलॉजीज की अकाउंटिंग में कौन से वर्ड्स को यूज़ किया जाता है। पहले हम इसे क्विकली समझ लेते हैं, फिर हम उसके रूल्स की तरफ जाएंगे। जैसे कि सेल्स है, ये तो कॉमन सी चीज़ें सभी को पता होगा कि सेल्स क्या होता है। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ सेल करता है, या फिर आप मार्केट भी गए होंगे तो आप अगर समझो क्लोथिंग खरीदने जा रहे हो तो आप जिस शॉप में जाते हो वहाँ पे एक सेलर होता है, आप होते हो बायर। तो ये जो बायर को, इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होता है वो इसके बुक्स में सेल्स होता है और इसके बुक्स में परचेस होता है। तो उसे ही कहा जाता है सेल्स परचेस। सेल्स रिटर्न क्या होता है, मान के चलिए इस पर्सन ने, आप एक शॉप में गए हो, आप एक क्लोथ की शॉप में गए हो, आपने एक कंपनी, मान के चलिए कॉटन किंग, ठीक है, आप कॉटन किंग में गए, आपका नाम है मिस्टर राम, ठीक है। कॉटन किंग से आपने एक शर्ट को परचेज किया। अब इन्होंने वो शर्ट की जो प्राइस थी वो थी 5000, ओके। आपने उन्हें 5000 प्लस जीएसटी जो भी था वो दे दिया। अब कॉटन किंग के अकाउंटेंट ने क्या किया, गलती से इस 5000 के इनवॉइस को 50000 का इनवॉइस दिखाया, एक जीरो ऐड हो गया। अब इस 50 और 5 में बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसकी वजह से इनके आगे की जो जीएसटी टीडीएस वर्किंग है उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो रहा था, क्योंकि पेमेंट तो 5000 का आया है। तो अब कॉटन किंग के अकाउंटेंट क्या करेंगे, दो ऑप्शन है। आप बोलोगे कि इस 50,000 के बिल को 5000 कर दो, हो जाएगा, बट नहीं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या होता है, जब भी ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन है तो आपको क्या करना है, उसमें एक क्रेडिट नोट डालनी है। उसे ही सेल्स रिटर्न का हम एक बोलते ना, उसके अगेंस्ट में हमने किया है, इनवॉइस को रेज किया है, ऐसे कहा जाता है। तो हम क्या करेंगे कि 45,000 की क्रेडिट नोट डालेंगे एंड इस 45,000 की जो हम क्रेडिट नोट पास करते उसी को सेल्स रिटर्न कहा जाता है। तो सेल्स रिटर्न मीन्स क्या होता है, एक तो ये हो गया कि इनवॉइस में गलती हो गई। सेकंड एक और होता है कि मान के चलिए 10,000 के वो चीज़ें लेके गए, घर जाने के बाद में पता चला एक आधी चीज़ उन्हें फिट नहीं हो रही है या पसंद नहीं आ रही है, तो वो उन्होंने रिटर्न किया। तो वो रिटर्न जब करेंगे तो उसके अगेंस्ट में भी हमें एक इनवॉइस बनाना पड़ेगा एंड वो होगा सेल्स रिटर्न के ट्रांजेक्शन्स एंड उसे ही हम क्रेडिट नोट भी कहते हैं, ठीक है। परचेस रिटर्न भी सेम है, अगर मेरे लिए सेल्स रिटर्न है तो सामने वाला जो पर्सन है उसके लिए परचेस रिटर्न होगा। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। क्रेडिट नोट कब मान करते हैं, जब हमें सेल्स की वैल्यू कम करनी है, एंड डेबिट नोट कब करते हैं, जब हमें परचेस की वैल्यू कम करनी है, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं ये मैंने ऑलरेडी बताया है। मान के चलिए एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसमें कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है, लेकिन उसे मैन्युफैक्चर करने के लिए किसी और कंपनी से रॉ मटेरियल को परचेस किया जाता है। तो उस फैक्ट्री में
अब प्रोडक्शन हो रहा है तो उसकी फैक्ट्री होगी, अब इस फैक्ट्री में उस प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल होगा, परचेज करेंगे। उस फैक्ट्री में जनरेटर है तो डीजल एक्सपेंस होगा, लेबर हो गए, लेबर के वेजेस, ठीक है। अब वेजेस मीन्स क्या होता है, जो ऑफिस में काम करते हैं उनकी सैलरी होती है, जो लेबर वर्क करते हैं उनके लिए वेजेस ये वर्ड यूज़ किया जाता है। फैक्ट्री का रेंट होगा, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, ट्रांसपोर्ट होगा, लोडिंग अनलोडिंग होगा। तो ये जो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है उस प्रोडक्ट को पूरा बनाने के लिए उसके प्रोडक्शन से, उसे डायरेक्ट एक्सपेंस कहा जाता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस मीन्स क्या होते हैं, अब मैंने एक प्रोडक्ट बना दिया ABC, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट को बनाने के बाद मुझे उसे सेल करना है, तो सेल करने के लिए जो जो एक्सपेंसेस होते हैं, एडमिन एक्सपेंस होता है, सेल्स एंड मार्केटिंग होता है, बैंकिंग रिलेटेड होते हैं, फाइनेंस होता है, इंटरेस्ट और लोन होता है, वो सारे आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। डायरेक्ट इनकम क्या होता है कि एक बिजनेस है, इन इंडस्ट्री क्या होता है, एक होता है बिजनेस एंड एक होता है सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। अब बिजनेस के अकाउंट में प्रोडक्शन आ गया, डिटेल्स आ गए, होलसेलिंग आ गया, ऐसे काम, ट्रेडिंग आ गए, ये सारे बिजनेसेस में आज कवर होते हैं। लेकिन सर्विसेज में क्या होता है, आइदर कोई फीस चार्ज करते हैं, सर्विसेज मीन्स कंसल्टेंसी फीस हो गई, प्रोफेशनल हो गई, रिपेयरिंग की कोई सर्विसेज हो गई, डॉक्टर की जो सर्विसेज होती है वो सारी सर्विसेज में आती है, जहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, उस पर्सन के नॉलेज के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, कोई एक्चुअल इन काइंड गुड्स प्रोवाइड नहीं किए जाते, तो वो सर्विसेज में आते हैं। तो जब भी बात आ जाती है सर्विसेज के, तो उस इंडस्ट्री में उसका अकाउंटिंग करते समय हमें ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना पड़ता है, ठीक है। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट मीन्स बिजनेस में जब भी हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होता है। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, जैसे कि कोई ABC लिमिटेड है जिसका की बिजनेस है प्रोडक्शन ऑफ, जैसे कि टीवी, हम टीवी पैनल ले लेते हैं, ठीक है। अब इस टीवी को बनाने के लिए उनके पास में स्टॉक्स हो गए, लेबर होगा, इसकी अलग से फैक्ट्री होगी, तो ये सारे एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सेल्स होता है, स्टॉक होते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, ये ओपनिंग है ना, ये क्लोजिंग होगा। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे जो भी है ये प्रोडक्ट के रिलेटेड है, तो इसे ना ट्रेडिंग अकाउंट बोला जाता है, कि जिससे ना उन्हें पता चलता है, ट्रेडिंग अकाउंट में इन शॉर्ट पता चलता है कि एक जो मैंने प्रोडक्ट सेल किया, अगर मैंने 1 करोड़ की सेल की है तो उस 1 करोड़ की सेल के सामने मुझे उसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या थी, मुझे उसे बनाने में कितना खर्चा आया। 1 करोड़ के सामने मुझे 50 लाख का खर्चा आया, तो मेरा प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है 50 लाख, ये GP है, जिससे कि मुझे वो प्रोडक्ट को सेल करने का उसकी सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट पता चलती है, इसीलिए इसे ट्रेडिंग अकाउंट कहा जाता है। एंड इसके बाद में जब आता है वो होता है P&L, जहाँ पे हमें हमारा एक्चुअल नेट प्रॉफिट पता चलता है, उसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहते हैं। अभी हम थे डायरेक्ट इनकम के ऊपर, तो जब भी सर्विस इंडस्ट्री की हम बात करते हैं तो उसमें ना सेल्स ऐसा कुछ नहीं होता है, सेल्स मीन्स उनकी डायरेक्ट इनकम ही होती है। जैसे कि कंसल्टेंसी सर्विसेज, मान के चलिए हम टैक्स ज्ञानी के अकाउंट्स की बात करते हैं, ठीक है, टैक्स ज्ञानी। अब टैक्स ज्ञानी कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो कोई ऐसी प्रोडक्ट को नहीं दे रहा है, तो उस केस में जब हमारी कंसल्टेंसी फीस आती है तो वो हम लोग सेल्स में ना दिखाते हुए वो हमारी डायरेक्ट इनकम होती है। तो सर्विस इंडस्ट्री में डायरेक्ट इनकम को कंसिडर करते हैं। इनडायरेक्ट इनकम मीन्स वही बैंक इंटरेस्ट हमें मिल गया, ठीक है, कमीशन, कभी कभी नहीं कमीशन, हाँ कमीशन भी आ जाता है इसमें, ऐसे सब जो होते हैं वो इनडायरेक्ट इनकम में आ जाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट मैंने बता दिया, प्रॉफिट एंड लॉस बता दिया, नेट प्रॉफिट नेट लॉस क्या होता है, ठीक है।
अब देखिए, जैसे कि अगर हम एक स्टेटमेंट देखेंगे तो पहले होता है ट्रेडिंग अकाउंट, ये तो ठीक है। फिर उसके अंदर हमें जीपी आता है, यहाँ सेल्स, परचेज, स्टॉक्स है तो वो, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। इसकी टोटल माइनस करके जो बचा वो जीपी आता है, ठीक है। सेल्स में से माइनस करेंगे, सेल्स माइनस COGS बोलते हैं। COGS मीन्स क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी रहता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स है शायद, हाँ सॉरी। सो जीपी का फॉर्मूला क्या है? सेल्स माइनस COGS इज इक्वल टू जीपी। जीपी मीन्स क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना खर्चा हुआ, वो माइनस करके जो करेंगे वो होगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब हमें देखना है नेट प्रॉफिट। अब ट्रेडिंग से क्या होता है? ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये हमारा ट्रांसफर होता है PNL अकाउंट में। अब PNL में भी क्या होगा? ये जो जीपी यहाँ पे डेबिट में आया, यहाँ पे आएगा वो क्रेडिट में, ठीक है, जो भी अमाउंट है। फिर इसमें से सारे खर्चे माइनस हो गए, एडमिन, सेल्स एंड मार्केटिंग, फाइनेंशियल, ये वो, ये सब माइनस होके जो बचेगा वो होगा नेट प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट नहीं है, एक्सपेंसेस ज़्यादा है और इनकम कम है, तो जो आएगा वो होगा नेट लॉस, ठीक है। ये नेट लॉस होगा। ये होती है डेबिट साइड, ये होती है क्रेडिट साइड, ये होती है डेबिट साइड, ये होती है क्रेडिट साइड, ठीक है। तो अगर डेबिट साइड में कुछ अमाउंट आ रही है तो वो होता है प्रॉफिट, अगर लेफ्ट साइड में आ रही है तो वो होता है लॉस होता है। अब ये कैसे होगा? अगर क्रेडिट साइड मेरी ज़्यादा है, मतलब मेरी इनकम ज़्यादा है, ठीक है, या रेवेन्यू ज़्यादा है, तो रेवेन्यू माइनस, और डेबिट मीन्स क्या होता है? सारे एक्सपेंसेस होते हैं। यहाँ भी हमने देखा ना ट्रेडिंग में, सेल्स क्या है? कोई भी बिजनेस के लिए इनकम है। तो अगर इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंस कम है, तभी तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट को मैं ट्रांसफ़र करूँगी यहाँ क्रेडिट साइड में, क्योंकि यहाँ पे वो डेबिट है, तो यहाँ हम जाएंगे क्रेडिट में। अब क्रेडिट में मेरी सारी इनकम आती है, ये भी तो इनकम है, तो मुझे यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट हम ट्रांसफ़र करेंगे, सारे एक्सपेंसेस करेंगे, उसमें से फिर माइनस करके हमें पता चलेगा नेट प्रॉफिट। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? ग्रॉस प्रॉफिट हमारा सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट को इंक्लूड करता है, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है उस प्रोडक्ट के। अब उसे सेल्स करने में हमें और भी खर्चा है, ऑफिस का रेंट होता है, ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी बिल होती है, सैलरीज होते हैं, मार्केटिंग एक्सपेंस होते हैं, एडवर्टाइजिंग होती है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी होता है, ट्रैवलिंग होता है, प्रोफेशनल फीस होती है। सब माइनस करके जो बचेगा नेट प्रॉफिट आएगा। तब जाके पता चलता है कि कोई भी कंपनी प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग में है। तो अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो जो भी अमाउंट है वो यहाँ, तो वो नेट लॉस में कवर होगा, ठीक है। तो ये दो हमने कवर किए, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस भी कवर कर दिया। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी अगर प्रोडक्शन कंपनी है तो उसका एक स्टॉक होता है। अब वो ओपनिंग भी होगा एंड क्लोजिंग भी होगा। अब इसका मतलब क्या? मान के चलिए मैं ये एक टीवी बना रही हूँ, ठीक है। अब ये जो टीवी है ये हम बना रहे हैं। अब ये टीवी बनाने के लिए मुझे 10 रॉ मटेरियल लगते हैं, ओके। अब इस 10 में से मेरे पास में 5 ऑलरेडी थे। कब थे? तो बुक्स ऑफ अकाउंट 1/4/24 को मेरे पास 5 ऑलरेडी थे। तो हमने क्या किया? ओपनिंग में ये 1/4/24 को, जब भी हमारा फिनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, मैंने बताया था कि हमारे इस कॉमर्स के फील्ड में फिनेंशियल ईयर कैसे होता है, तो स्टार्ट होता है वो एवरी ईयर के 1 अप्रैल को, एंड होगा 31 मार्च ऑफ 25 को। ये हमारा ईयर होता है फिनेंशियल ईयर, ठीक है। अब इसमें फिनेंशियल ईयर बोलते हैं कोई प्रीवियस ईयर। अब इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा? ये हो गया फिनेंशियल ईयर 24-25। असेसमेंट ईयर क्या बोलेंगे? 25-26। अब असेसमेंट ईयर और फिनेंशियल ईयर में क्या डिफरेंस है, मैं ये आपको एक्सप्लेन करती हूँ, पहले ये समझ लीजिए। फिनेंशियल ईयर और असेसमेंट में क्या फ़र्क है? फिनेंशियल ईयर मींस कि इस ईयर की, जो अभी हमारा चल रहा है ना 24-25, इस ईयर की इनकम जो होगी
या जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो कब तक हो गए, 31 मार्च 25 तक। अब इसके जो हम आईटी रिटर्न्स करेंगे वो कब करेंगे, नेक्स्ट ईयर 25-26 में। उस समय गवर्नमेंट को हम आईटीआर फिलअप करके पूरे सबमिट करेंगे, फिर गवर्नमेंट उसे असेस करेंगी। दैट मीन्स उस इनकम को असेसमेंट किया जाएगा, तब हम उसका ऑडिट करेंगे। इसीलिए उसे असेसमेंट ईयर कहा जाता है 25-26, क्योंकि जो 24-25 की इनकम है उस इनकम को असेस किया जाता है उसके नेक्स्ट ईयर 25-26 में, इसीलिए हम इसे असेसमेंट ईयर कहते हैं। तो ये एक्चुअली इनकम टैक्स के टाइम पे आपको यूजफुल होगा फिनेंशियल ईयर से। तो मेरे पास में ओपनिंग स्टॉक था 1 अप्रैल 2024 को 5, जिसकी वैल्यू थी, मान के चलिए मेरे पास 10 रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, 5 की मेरे पास समझो वैल्यू है 5 लाख, तो मेरा ओपनिंग स्टॉक हो गया 5 लाख का। अब उसमें मैंने भी परचेज किया 50 लाख का, ठीक है, 80 लाख का परचेज किया, टोटल कितना हुआ 85 लाख, ठीक है। अब मैंने ये तो परचेज किया 85, अब 85 में से मेरा प्रोडक्शन में यूज हो गया 65 लाख का समझो, ठीक है। तो मेरे पास में एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को कितना बचेगा, 20 लाख, ठीक है। समझ में आया कैसे बचा, 5 मेरा ओपनिंग था, हमने 80 का खरीदा, उसमें से 65 का यूज हुआ, तो बचा कितना 20 लाख का रॉ मटेरियल मेरे पास में क्लोजिंग स्टॉक में बचा एज ऑन 31 मार्च। तो हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो कितना होगा 20 लाख का, ओपनिंग कितना होगा 5 लाख का। तो ये होते हैं क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टॉक, ओके। अब बढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्स एंड फिनेंशियल्स। ये भी ऑलरेडी मैंने बताया था, ये पीएनएल के एलिमेंट्स होते हैं। कभी भी जब भी हम कोई प्राइवेट लिमिटेड एलएलपी कंपनीज का बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं तो उसमें एक फॉर्मेट होता है, एंड जनरली इवन इन अगर हम उस कंपनी का भी नहीं कर रहे एंड बाकी भी कर रहे तो भी ये हमें प्रैक्टिस डालना ज़रूरी है कि हम जो है एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस, सैलरी होगी, एडवर्टाइजिंग होगा, बैंक लोन के इंटरेस्ट हो गए, ट्रैवलिंग होगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, टी एंड रिफ्रेशमेंट है, जितने भी एक्सपेंसेस आपको याद आते हैं, लीगल एक्सपेंसेस, वो सबको इन्हीं तीनों में हमें क्या करना है, बाइफरकेट करना है। जैसे सैलरी है तो वो जाएगा एडमिन में, एडवर्टाइजिंग है तो जाएगा सेल्स एंड मार्केटिंग क्योंकि उससे रिलेटेड है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है तो वो जाएगा इसमें, बैंक चार्जेस है तो फिनेंशियल्स में जाएगा, लीगल एक्सपेंसेस है तो एडमिन में जाएगा, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन है तो एडमिन में जाएगा। तो ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम ये सिर्फ इतने कंसेप्ट देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टर्म्स को देखेंगे।